बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज 18A का। एक्सरसाइज 18A इसी तरह हमारी वाइंड अप हो जाएगी आज इंशाल्लाह, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो एक्सरसाइज 18A का जितना भी काम है आपने कंप्लीट कर लेना है अपनी कॉपीज़ में, और कॉपीज़ चेक करने के लिए भिजवा देनी है बाय मंडे। और इसके साथ साथ आपने जो भी सवालात हैं आपके अबाउट कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस टॉपिक, वो आपने एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं और ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे लर्निंग आउटकम्स वही हैं और चैप्टर वही है हमारा। लर्निंग आउटकम्स में हमने यही पढ़ना है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, सिलेंडर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में डील करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ ये कहा हुआ है कि द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 5:3:2। ये जो रेशो गिवन है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगर किसी भी तरह से 3 नंबर्स को डिवाइड किया जाए और उनका रेशो अगर इस तरह से आया है, इसका मतलब ये है कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल मौजूद है। सही है, यानी जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी भी 3 नंबर्स का रेशो लूँ, जैसे मैंने लिखा 50 और उसका मैंने रेशो लिया 30 से, और मैंने उसका रेशो लिया 20 से, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके जो कॉमन मल्टीपल है या कॉमन डिवीज़र है, उसको मैं इन सब में से कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से 0 कैंसिल करूँगा, इससे ये 2 के आपस में कैंसिल हो तो जाएंगे, लेकिन तीसरे में भी वही कॉमन डिवीज़र होना चाहिए। ठीक है। अब हमें इनका एक कॉमन डिवीज़र पता नहीं है, हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे दी गई है कि एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो इस रेशो में मौजूद हैं एक क्यूबॉइड के अंदर, यानी उनकी डायमेंशंस जो हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्यूबॉइड, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो इस रेशो में मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि उसका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर हो और हाइट 2 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। उनका रेशो क्या है, किसके बराबर है? उनका रेशो 5:3:2 के बराबर है। ठीक है, पहली बात तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर ली कि उनका रेशो ये गिवन है। अब दूसरी बात यहाँ ये डिस्कस करनी है कि असल में उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, असल में उनकी ब्रेथ क्या होनी चाहिए और असल उनकी हाइट क्या होनी चाहिए। अगर ये हमें पता चल जाए कि उनकी असल में लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या है, तो हम पता कर सकते हैं जो सवाल में गिवन है। सवाल में कहा हुआ है टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया मुझे इसी तरीके से निकलेगा। अब आसानी के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि वॉल्यूम जो है वो इस क्यूबॉइड का कितना है, 810 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, तो यानी कुछ ना कुछ सेंटीमीटर में ही लेंथ और ब्रेथ और हाइट होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि सपोज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि इनका कॉमन डिवीज़र कौन सा है, तो मैंने कहा हो सकता है वो कॉमन डिवीज़र क्या हो बेटा, x हो। ठीक है, अगर ये 5x बन जाएगा तो ये 3 भी क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, और इसी तरीके से ये 2 भी क्या बन जाएगा बेटा, 2x बन जाएगा। तो पहली बात तो ये आप लोगों ने कंफर्म कर लेनी है कि कभी भी अगर कोई अननोन चीज़ है तो उसकी जगह हम किस वेरिएबल को लेंगे, एक x को ले लेंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ रेशो में मौजूद है तो उसी x को दूसरे रेशोज़ के अंदर, दूसरे पॉइंट्स के अंदर हमने क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने 3 के साथ किया, 2 के साथ किया, x को इंक्लूड कर दिया। अब x वो कौन सा नंबर है वो हमें पता करना है, जिसको इन तीनों से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर क्या बन जाएगा, 810 बन जाएगा जब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ है वो क्या है, 5x है, ब्रेथ जो है वो क्या है, 3x है, और हाइट जो है वो क्या है, 2x है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने कंक्लूड कर लिया। अब जब हमने ये कंक्लूड कर लिया, अब मैं आ जाता हूँ अपने सवाल के ऊपर। ठीक है,
और इस सवाल में आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ ये मैंने कहाँ लिखा है। ये मैंने लिखा है बेटा 5x 3x एंड 2x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि जो है लेंथ हमारी और ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करने से इन तीनों का आंसर क्या आता है 810 आता है, ठीक है। वॉल्यूम का आंसर आता है, सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर क्या बन जाएगा 810 बन जाएगा। और क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हमारी x की वैल्यू भी इससे आसानी से निकल जाएगी। तो हमने सबको क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेप के अंदर। अब देखो गौर से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 3 से, 2 और फिर इसके बाद 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यानी आंसर क्या बन गया 30। और x और x कितने x हैं 3x हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे x क्यूब बना देंगे, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा 30x क्यूब इज इक्वल टू 810। तो अब हमने सिंपल बात क्या करनी है, अब हमने करना ये है कि इसके अंदर अब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x के साथ जो नंबर मौजूद है वो कि कौन सा है 30 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो 810 से मैंने क्या डिवाइड कर दिया बेटा 30 को डिवाइड कर दिया, जैसे कि मैंने इस स्टेप में किया हुआ है, ठीक है। तो सारा सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ रफ में करके दिखा रहा हूँ कि क्या किया है मैंने। और 381 के टेबल में आता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो 27 आ गया यहाँ पर। तो x क्यूब की वैल्यू देखो क्या आ गई 27 आ गई। अच्छा अब ये देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे x क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। क्या करूँ कि x की वैल्यू आ जाए। तो याद करो ये x क्यूब का क्या मतलब है, x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। और हमने कहा कि क्या इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, विच मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी 3 के बराबर हो गई, ठीक है। अब देन 3 के अगर x की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, अब हम लेंथ को भी पता कर सकते हैं, ब्रेथ को भी पता कर सकते हैं और हाइट को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कैसे पता कर सकते हैं। देखो अब x की जगह वैल्यू रख के कौन सी 3 की वैल्यू रख के l की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया 15 बन गया। इसी तरीके से b इक्वल टू 3x है, x की वैल्यू 3 है, 3 पुट किया तो क्या बन गया 9 बन गया, सही है। 2 के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया 6 बन गया। तो ये वो हमारी लेंथ्स हैं। और अगर गौर से देखो इनका मैं रेशो लूँ तो किसके बराबर आएगा 5:3:2 के बराबर आएगा। देखो रेशो लेने का तरीका समझा रहा हूँ 15:9:6, ठीक है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट रेशो का, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो गौर से 15, 9 और 6 का रेशो ले रहा हूँ। अब अगर गौर से देखो तो दोनों के कॉमन मल्टीपल में कौन सा नंबर आ रहा है 3 का मल्टीपल आ रहा है, सही है। तो मैंने 3 से इसको कैंसिल किया, ये क्या बन गया 5 बन गया। इससे 3 को कैंसिल किया 3 3 ज़ा 9 बन गया। इससे मैंने 3 को कैंसिल किया क्या बन गया 3 2 ज़ा 6 बन गया। तो देखो वही रेशो बन गया जो सवाल में गिवन था। इसका मतलब में हमने x की वैल्यू सही निकाली है, ठीक है। चलें अब ये तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें काम क्या करना है, हमें काम ये करना है कि सरफेस एरिया हम पता करें। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है 2LB + 2BH + 2HL। ये तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है लेंथ ब्रेथ और हाइट की, और आपके पास आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। अच्छा लेंथ की वैल्यू कितनी है बेटा 15 है, ब्रेथ की वैल्यू का कितनी है 9 है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर बना हुआ है, इसको उठा के पुट करना है अपने टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में। अब 2BH है, B की जगह हमने क्या पुट कर दिया 9 पुट कर दिया, H की जगह हमने 6 पुट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ H की जगह 6 पुट कर दिया और L की जगह 15 पुट कर दिया। ज़रूरी नहीं है ऑर्डर चेंज होने से, सही देखो यहाँ पर मैंने पहले 15 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 को पहले नहीं लिखा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मल्टीप्लाई करने में आंसर तो सेम ही आता है, आप चाहें पहले 6 लिख दें, ठीक है। चलें
तो ये स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 15 9 ज़ा 135, 9 6 ज़ा 54 और 15 6 ज़ा 90। अब 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड लास्ट स्टेप में। जो 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 270, फिर 2 से 54 को मल्टीप्लाई करवाया तो आया 108 और इन दी एंड आ गया 290 ज़ा 180। तीनों को प्लस कर लिया, रफ वर्क में चाहे प्लस कर लें। आंसर कितना बन जाएगा 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, होप करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में। सवाल नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says how many 30 centimeter cubes can be cut out of a cube whose volume is 135 cubic meters। अब देखो सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। सवाल में कह रहे हैं कि एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर की है, और इस 30 सेंटीमीटर की क्यूब को मुझे कट करवाना है किस में से, एक 135 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के क्यूब में से। यानी अगर देखो इसका यूनिट क्या है बेटा, इसका यूनिट है मीटर क्यूब, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है सेंटीमीटर। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मीटर क्यूब में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और सेम करने के लिए अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे। चलें, अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये नोट कर लें कि ये 135 क्यूबिक मीटर से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और जो क्यूब हमें कट करने हैं वो बहुत छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं 30 सेंटीमीटर के। तो ये बहुत ही ज़्यादा आंसर आएगा इसका। ठीक है, जैसे अच्छा ये सवाल वैसा ही है जो ब्रिक वाला हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 या 5। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने पता किया था कि वॉल्यूम क्या है वॉल का और वॉल्यूम क्या है ब्रिक का, दोनों को आपस में डिवाइड करवाया था। तो हमें पता चल गया था कि एक जगह पर वॉल में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं। तो क्या यहाँ पर दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस बड़े क्यूब के अंदर कितने छोटे क्यूब्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल तो है, लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल क्या है बेटा, कैलकुलेशन मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स बना दिए गए हैं। तो चलो अब कैलकुलेशन पे तवज्जो देते हैं। डेटा बनाएंगे पहले। पिछले सवाल में डेटा इस वजह से नहीं बना था क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ और मज़ीद नहीं करना था। ठीक है, उसके अंदर हमें लिस्ट नहीं करना था, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी। सही है, तो चलो डेटा बनाया। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हमने पता करना है, ये VS लिखा है। ठीक है, ये लिखा है VS। और एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब है उसकी एज कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊपर सवाल में भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है तो उसको भी यहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना है बेटा 135 मीटर क्यूब है। सही है, यानी अब हमने जाना है सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है टू कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब फ्रॉम मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्यूब लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, करना ये है कि आपने बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, बड़े से छोटे यूनिट में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, यहाँ मैं कितने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ 3 मीटर्स मौजूद हैं। कितने मीटर्स मौजूद हैं, 3 मीटर्स मौजूद हैं। विच मीन्स कि यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेंटीमीटर बनेंगे, 3 सेंटीमीटर बनेंगे, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब में जवाब आएगा। सही है, इसका मतलब ये है कि मुझे एक बार मीटर को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करना, मुझे कितनी बार कन्वर्ट करना है, 3 दफ़ा करना है। तो याद रखना हम 135 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और विच मीन्स के कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो सिंपल है, 6 ज़ीरोज़ आपने लगा देने हैं। याद रखिएगा कभी भी मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो
3 दफ़ा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स कि कितने ज़ीरोज़ बन गए, 6 ज़ीरोज़, यानी 1 मिलियन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब तो हमारे पास नहीं है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब तो ये रहा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हमने निकाला एल क्यूब के फॉर्मूले से। तो हमारी लेंथ कितनी मौजूद है, 30 सेंटीमीटर की। तो 30 सेंटीमीटर को मैंने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। तो क्यूब कर लिया तो आंसर क्या आया बेटा, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब देखें बहुत ह्यूज डिफरेंस है वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब में और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब में। मुझे पता करना है कि कितने क्यूब्स आ सकते हैं। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब से, और आखिर के तीनों ज़ीरोज़ को मैंने बिल्कुल सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। अब मैं पढ़ रहा हूँ टेबल 27 का। तो 27 5 जब बनता है 135, तो मैंने 27 1 से कैंसिल किया बेटा, और 135 को 5 से कैंसिल किया। 3 ज़ीरोज़ अभी भी बच गए, तो विच मीन्स के 5000 आंसर आ गया। सही है। इसका मतलब ये है कि 5000 छोटे क्यूब्स 30 सेंटीमीटर के कट हो सकते हैं 135 मीटर क्यूब के वॉल्यूम से। तो मैंने यहाँ लिख भी लिया है, 5000 smaller cubes will be required to make a bigger cube. Similarly, 5000 cubes of 30 centimeter can be cut from 135 centimeter cubes. ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल एंड होता है, और इसके बाद हम चलते हैं हमारे चैलेंजर की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, चैलेंजर 2.0 जो कल का सवाल था वापस रिपीट कर देता हूँ। 2 स्टूडेंट ने ही मुझे व्हाट्सएप पे जवाब दिया इसका, और वो भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाए थे। उन्होंने 5 और 7 का तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन 8, 8, 8 का सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अब आपने 8, 8, 8 का सॉल्व करना है, और आपने इसके अलावा एक और थर्ड चैलेंजर मैं दे रहा हूँ, उस थर्ड चैलेंजर को भी आपने देखना है। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि देखो इसके अंदर एक स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर गौर से देखो तो क्या जवाब बनता है। अच्छा, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, विच मीन्स कि आपने बताना यह है कि कैट जो है वो किस हैट में मौजूद है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कैट इज़ इन दिस हैट, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो बाकी दो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसको एनालाइज करें कि अगर बाकी दो गलत हो जाएंगे तो उनका स्टेटमेंट क्या बनेगा, क्या उनका स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो विच मीन्स दैट दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। दूसरे पे आए, अगर दूसरा स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब है कैट कहाँ होगी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सही है तो आपने बताना है कि फिर कैट कहाँ होगी, सही है। तो आपने बताना है कि कैट कहाँ है, हैट 1 में है, हैट 2 में है, हैट 3 में है। अच्छा, और आपके लेवल पर बता दूं, ओनली अबाउट 3.6% स्टूडेंट्स ने इसको सही जवाब दिया है, विच मीन्स के 100 में से 4 बच्चों ने सिर्फ सही जवाब दिया है। इसके अलावा किसी बच्चे ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया है। ये मैंने ऑनलाइन देखा था, तो आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में ऑनलाइन भी। और आपने पहले तो अपना दिमाग लगाना है और सोचना है कि कैट कहाँ मौजूद है, ठीक है। और फिर इसके बाद पता ये करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट ट्रू का पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि कैट कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो ये रहा आपका चैलेंजर, और इंशाल्लाह फिर होमवर्क नोट कर लें। क्वेश्चन 6 और 7 आपने होमवर्क करना है, एक्सरसाइज 18A का। अच्छा, और इसके साथ साथ क्वेश्चन 7 नहीं करना आपने इसका। अब इसके अलावा कोई और होमवर्क नहीं है। क्वेश्चन 7 तो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है। आपने सिर्फ चैलेंजर सॉल्व करना है और कोशिश करनी है इसको मंडे तक इसका आंसर निकाल लें, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।